अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। इसमें हम लोग लिरिक्स से करेंगे। आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड। मेरी आवाज़ से पढ़ने लिखने में बंदे को बोरियत होती है, लेकिन गाइज बेयर विद मी। काम करना है, काम करना ज़रूरी है और मेहनत करना भी ज़रूरी है। तो आप लोग अपना काम करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डू। तो अब हम लोगों ने लेरिंग्स को स्टडी कर लिया है। लेरिंग्स जो है वो आफ्टर फेरिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो हम उसको कहते हैं हमारा साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब ये खूबसूरत सा मेरा लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेरिंग्स के ऊपर जो होता है ना, ये एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। उसके यहाँ पर ये जो बोन सी लगी हुई ना, इस बोन को हम कहते हैं हायोइड बोन। फिर आ जाता है हमारे पास ये कार्टिलेज, ठीक है। ये कार्टिलेज जो है दैट्स नोन एज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज पे ये एक रीजन है जिसे हम कहते हैं लेरेंजियल प्रोमिनेंस। तो लेरेंजियल प्रोमिनेंस जो है वो ज़्यादा विजिबल किन में होती है? मेल्स में होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी आवाज़ एक तो भारी होती है और प्यूबर्टी के बाद उनकी ये वाली जगह ना, आप कभी किसी फुली ग्रोन पर्सन को देखें तो उनकी नेक रीजन पे एक बम्प सा बना हुआ होगा, तो वो जो होती है उसको लेरेंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, वट एवर यू गाइज वांट टू कॉल इट। फिर आ जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज। इस नीचे वाले कार्टिलेज को, ऊपर वाले को थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, नीचे वाले को क्रिकोइड कार्टिलेज कहते हैं। देन वी हैव द ट्रेकिया, और उसके अंदर ट्रेकिया के बीच में जो ये कार्टिलेज लगा हुआ है दैट्स नोन एज ट्रेकियल कार्टिलेज। अ पैसेज वे बिटवीन फेरिंग्स अबव एंड ट्रेकिया बिलो। तो ऊपर जो होता है वो फेरिंग्स होता है, नीचे जो होता है वो ट्रेकिया होता है। तो ट्रेकिया फेरिंग्स से आने वाली एयर को डायरेक्ट करता है इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर ना एक रीजन होता है जिसको, ये पाइप सी होती है, इसके ऊपर ना इस रीजन को कहते हैं ग्लॉटिस। इसको ना मैंने ये पाइप में ऊपर से पहले मैंने लिटाया हुआ था, अब इसको मैंने ना अपनी तरफ बेंड किया और मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड्स हमारे अंदर हिलते हैं और उससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वो पूछता है कि इनहेलेशन में आपकी साउंड प्रोडक्शन होती है एक्सहेलेशन में? तो आपकी हमेशा एक्सहेलेशन में साउंड प्रोडक्शन होती है, कभी भी इनहेलेशन में साउंड प्रोडक्शन नहीं होती। कोशिश करनी है तो करके देख लो। जितनी दफ़ा भी इनहेल करोगे और बोलने की कोशिश करोगे नहीं बोल पाओगे, जब एक्सहेल करोगे तब ही बोल पाओगे, ठीक है। तो ये आप अभी अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो ये वीडियो देखते देखते, और आई गेस सम ऑफ यू वुड बी डूइंग दिस राइट नाउ। कीप अप द गुड वर्क। तो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और एयर क्या करती है, आती है वोकल कॉर्ड्स को हिलाती है और उससे हमारी साउंड प्रोडक्शन होती है। मैं भी आपसे जो बातें कर रही हूँ मैं एयर अंदर लेके जा रही हूँ, और वो एयर जो है मैंने वोकल कॉर्ड्स को कह रही है चलो यार हिलो वरना आवाज़ नहीं निकलेगी इसकी बाहर। तो वो उनको हिलना पड़ता है, हवा जब चल रही होती है तो हिलना पड़ता है उनको, और जो हिलते हैं तो मेरे मुँह से बातें निकलती हैं। बातें कभी अच्छी भी होती हैं, कभी बुरी भी होती हैं। सो जोक्स अपार्ट, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो उनके अंदर टू पेयर्स होते हैं। एक होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, एक होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो साउंड प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड में साउंड प्रोडक्शन नहीं होती, तो वो साउंड प्रोडक्शन के नहीं करते, तो वो उनका क्या फ़ायदा? उनका फ़ायदा ये है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो टू मेक श्योर कि हमारा खाना जो है वो पेट में जाए ना कि लंग्स में, वो ग्लॉटिस को क्लोज रखते हैं और खाना हमारे लंग्स में, हमारे ट्रेकिया में मूव होने से प्रिवेंट करते हैं। तो ये उनकी बड़ा ज़बरदस्त काम है। दो दे आर फॉल्स, लेकिन वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने ये बात सुनी भी होगी कि हमें ना दुनिया में जो भी चीज़ नज़र आएगी उसका एक मकसद होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसी बड़ी फ़िलासफ़िकल बात कर दी थी। कभी कभार कुछ ज़्यादा ही मुझ पर ना लेक्चर देने वाली मैम का दिमाग चढ़ जाता है। तो एक और बात कर लेते हैं कि ये मैंने साथ में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे।
फंक्शंस ऑफ लेरिंग्स में आ जाता है एयर पासेज वे, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड वॉइस प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। अब आ गया हमारा हसीन और ख़ूबसूरत ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया ये होता है कि चलो मैं आपको ना एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। हम बकरा ईद आई थी, हम लोगों के घर कुर्बानी हुई, हमारा सारा काम शाम हुआ, उसके बाद हम अपनी फूफो के चले गए। हमारे फूफो के बेटे थे, उनके घर बकरा कटा हुआ था। अब हम ऊपर से ना टेरेस से उनको देख रहे हैं और बकरे का ना उसके लंग्स, ठीक है, वो लंग्स निकाल के उन्होंने कसाई अंकल ने क्या किया, लंग्स निकाल के एक बाल्टी में रख दिए। अब वो लंग्स जो है ना वो बाल्टी में पड़े हुए हैं। मेरे कज़न साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने उस लंग्स की ट्रेकिया में बाकायदा क्या किया है, हवा भरी है और उससे लंग्स एक्सपैंड हो रहे थे और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो हम सब इतना हंस रहे थे, उन्होंने इतना अनहाइजेनिक काम किया, लेकिन उस वक्त मैंने ट्रू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स देखा था एंड इट वाज रियली अमेजिंग। तो बकरा ईद को प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया करें, गोश्त वोश्त ज़्यादा ना खाया करें, जो लंग्स वगैरह और जो चीज़ें होती हैं ना इनको भी देखने की कोशिश किया करें। मैं तो अपनी मामा के साथ गोश्त संभलवाती हूँ, तो ना मैं बैठ के डाइसेक्शन कर रही होती हूँ, कभी दिल पकड़ के बैठी होती हूँ, कभी आई गेस किडनीज को गुर्दा कहते हैं, गुर्दे पकड़ के बैठी होती हूँ, कभी कुछ। तो यार अगर मैं कोई उर्दू का लफ्ज़ गलत बोलती हूँ तो प्लीज़ डोंट जज, कभी कभी हो जाता है। तो ट्रेकिया की बात कर रहे थे, मैंने आपको इतनी ज़बरदस्ती कहानी सुना दी। तो ट्रेकिया जो है वो एक पाइप सा होता है, उसके एंड पे वो पाइप जो होता है वो वी शेप में डिवाइड करता है, उसके एंड पे 2 बलून्स लगे होते हैं। पाइप में हवा डालो, बलून्स बड़े होते हैं, पाइप से हवा निकालो, बलून्स छोटे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रेकिया का। ट्रेकिया के ऊपर वाली जो कार्टिलेज जो होती है उसको क्रिकोइड कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ट्रेकिया की लेंथ आगे खूबसूरत 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जस्ट अ फैक्ट कि AQ वाले बच्चों अगर बहुत सीरियस हो AQ के बारे में तो इन वैल्यूज़ की वजह से ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि AQ का सिलेबस इज़ बहुत डाइवर्स। मतलब आपको क्या होगा कि आप सिलेबस खोलोगे आपको हर चीज़ मिलेगी, फेडरल, पंजाब, सिंध, तो घबराना नहीं है। और ऐसी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ी टेक्निकल बातें वो पूछते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक AQ की उस पर वीडियो बनानी भी है, डिटेल पेपर सॉल्व करने की तरीके एंड स्टफ, तो स्टे ट्यून्ड। और नीचे वाले इस डिप्रेशन को ना क्रीना कहते हैं, ठीक है। either it's called क्रीना और it's called क्राइना, सही है। whatever it's called, this thing is known as this, okay। फिर आ जाता है ट्रेकिया जो है वो स्टार्ट होता है हमारे लेरिंग्स के नीचे, ठीक है, लेरिंग्स से नीचे, और टर्मिनेट होता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रे से। मैंने अब आपको बताया था कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके अंदर से वर्टिब्रे निकली होती हैं, उसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जो थोरैसिक कैविटी होती है, मैंने थोरैसिक कैविटी का पिछले लेक्चर में बताया था कि डायफ्राम से ऊपर वाला जितना भी रीजन होता है थोरैसिक कैविटी होता है, उसमें जितनी वर्टिब्रे होती हैं उन्हें थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं। तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पर ये रुक जाता है और उसके बाद क्या होता है, एक वी शेप बन जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे ब्रोंकाई, इनको वी शेप ट्रेकिया को ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, और अब इसमें भी ना अल्लाह की कुदरत आपको मैं दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत बात है कि कार्टिलेज। अब आपने कभी सोचा है कि सी शेप्ड कार्टिलेज होने की क्या तुक थी? ट्रेकिया भी एक पाइप लगा देते तो कोई मसला तो ना होता, लेकिन आपका सांस की नाली और खाने की नाली दोनों साथ साथ चल रही हैं, और सांस की नाली जो है वो खाने वाली नाली को अकोमोडेट करने के लिए एक सी शेप फॉर्म करती है। जैसे लेफ़्ट लंग अकोमोडेट करने के लिए हार्ट को थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो वो सी शेप फॉर्म करती है, और यहाँ पर एसोफेगस जो होता है दैट्स अ कंप्लीट सर्कल। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज जो है इसका ये फ्रंट वाला पोर्शन दैट्स नोन एज ट्रैकियालिस, उसमें जो मसल्स होते हैं तो उनको ट्रैकियालिस मसल्स कहते हैं, ठीक है।
कार्टिलेज जो यूज़ होता है वो होता है हाइलीन कार्टिलेज, और जो ट्रेकिया होता है ना, इसमें बाल शाल भी होते हैं, और सीलिएटेड म्यूकस भी होता है, सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया कहते हैं। फिर फंक्शन आ जाता है एयर पैसेज वे, चैनलाइज एयर, मॉइस्टन इनकमिंग एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड कफिंग। अब आ जाता है ब्रोंकियल रीब्रांचिंग। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट जब वी में बन जाता है, दिस इज नोन एज ए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या करता है, ये फर्दर और डिवाइड करता है, फर्दर और डिवाइड करता है। तो ये जब पहली दफ़ा डिवाइड करता है तो इनको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जब ये दूसरी दफ़ा डिवाइड करता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये ग्रीन वाले प्राइमरी ब्रोंकाई, ये रेड वाले सेकेंडरी हैं। देन थर्ड टाइम जब ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं इसको कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये इस साइड पर हमारा राइट लंग है, इस साइड पर हमारा लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग में ये राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है। राइट लंग में हमारे पास 3 पार्ट्स थे, तो उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर पार्ट में किस तरह हमारे ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एयर आती है, प्राइमरी को एंट्री करती है, एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, प्राइमरी में जाती है, फिर सेकेंडरी में जाती है, फिर टर्शरी में जाती है। फिर ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रोंकाई को डिवाइड होने से बनते हैं। अब इनकी ख़ास बात क्या होती है, इनका जो थिकनेस जो होती है वो लेस देन 1 mm होती है। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये ना एपिथेलियल सेल्स की एक टाइप होती है जिस पर सील इस तरह की कुछ होती है, ये इस तरह, ये सीलिएटेड एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और इनके यहाँ पर सीलिया लगा होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और स्मूथ मसल लेयर होती है इनमें, और नो कार्टिलेज होता है, ठीक है। कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है ब्रोंक्यूल्स तक आते आते। तो ये कोर स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेकिया आ जाता है, फिर ब्रोंकाई आ जाता है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर ये, देन वी हैव द टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्विलर डक्ट। एल्विलर डक्ट जो है वो एल्विलाई पे ओरिजिनेट करता है। शुरू में याद है मैंने आपको बताया था, छोटी थैलियाँ लगी हुई हैं। ये थैलियाँ जो होती हैं एल्विलाई कहलाती हैं। इनको ना ये ग्रेप लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, और ये थैलियाँ जो होती हैं इनमें जाके हमारी हवा बैठ जाती है। तो अब यहाँ पर इंतहा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ है, ये MCAT वालों का ना बहुत ही फेवरेट MCQ है, वो शौक है उनको MCQ पूछने का। तो MCQ ये है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो एल्विलर सैक होता है, और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो होता है एल्विलाई। फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये लाइन थी ना, इसका मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि शुरू में ये ट्रेकिया स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रेकिया जो जाता है वो नीचे लंग्स की तरफ लंग्स, ट्रेकिया नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई एंड अप इन लंग्स, वो लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया में हमारे पास C-शेप्ड कार्टिलेज होता है। ये जब वो ब्रोंकाई के वाली हिस्से में आता है तो इरेगुलर हो जाता है ये कार्टिलेज, इसकी शेप ख़राब हो जाती है, और वो नीचे एल्विलाई और ये इस रीजन में आता है ब्रोंक्यूल्स के रीजन में, फिर तो बिल्कुल ही कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि ब्रोंक्यूल्स डोंट हैव कार्टिलेज, उसमें एब्सेंट होता है कार्टिलेज। देन वी हैव द रेस्पिरेटरी जोन। एल्विलाई फ्रॉम रेस्पिरेटरी जोन जो होता है उसको हम कहते हैं एल्विलाई। एल्विलाई में हमारी गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। कैपिलरी बेड। अच्छा, ये जो है हमारा ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स के पीछे ये जो है एल्विलर डक्ट है। एल्विलर डक्ट के आगे एक गुच्छा सा लगा हुआ है अंगूरों को, अंगूर मेरे बर्गर बहन भाइयों के लिए ग्रेप्स को कहते हैं। तो ये एल्विलाई के सैक्स के इर्द गिर्द होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके अंदर फाइबर जो होता है वो इलास्टिक और कोलेजन फाइबर होता है, मसल स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये पोर्स हैं छोटे छोटे एल्विलर पोर्स, ये
इस पूरे गुच्छे को एल्वेओलर सैक कहते हैं, इस पूरे बंच को एल्वेओलर सैक कहते हैं। और दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई। तो ये एल्वेओलाई का मैंने सादा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें जो सेल्स होते हैं ये होते हैं न्यूमोसाइट 1 सेल्स, जो कि 90% होते हैं। बाकी 10% जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूमोसाइट 2 सेल्स। सही है। ये जो न्यूमोसाइट 1 सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और न्यूमोसाइट 2 सेल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट करते हैं। अब सरफेक्टेंट क्या होता है? कभी आंखें बंद करो, फटाफट आंखें बंद करो। जिसने आंखें खोली रखी ना, चीटिंग हो जाएगी, फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मुझे मनाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आंखें बंद कर ली। अब आप इमेजिन करो यू हैव अ बलून, और वो बलून को ब्लो कर रहे हो। ठीक है, बलून में हवा भर रहे हो। आपने बलून को हवा भरते भरते आपने कहा बस बहुत हवा भर लिया, आपने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। अब आपने अपने हाथ से उस एयर मूवमेंट को रोका हुआ, तभी वो बलून इंटैक्ट है और वो अपनी शेप में है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे ना उस जगह को, वो एकदम से उड़ के बिल्कुल पिचक जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि आपके एल्वेओलाई जो हैं वो क्यों नहीं पिचकते? ऐसा उनमें क्या है कि वो क्यों नहीं बिल्कुल मतलब उनमें से हवा क्यों नहीं एकदम से निकल जाती, वो बिल्कुल पिचक जाए? को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, मेरे जहन में भी कोई वर्ड नहीं आ रहा। सो गाइस बेयर विद मी। तो वो ना बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो नहीं चिपकते एल्वेओलाई? ये इसलिए नहीं होते क्योंकि एक लेयर होती है लिपोप्रोटीन की, जिसे सरफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब सरफेक्टेंट वो लेयर होती है, वो ना हमारे लंग्स के अंदर, ये ग्रीन मैंने बनाया है ना, ये सरफेक्टेंट होता है। सरफेक्टेंट जो है ये इनको ना इंटैक्ट रखता है, और इनके अंदर से बेशक हवा रिमूव भी कर दें तो ये पिचकते नहीं हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, फ्लैट नहीं होते, फिस नहीं जाते, हवा नहीं निकल जाती। अब मुझे इससे ज़्यादा के लिए और लफ्ज़ याद नहीं आ रहे। और ये एक होते हैं डस्ट सेल्स जो मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स कहलाते हैं। तो कभी कभार ना पता है बच्चों का क्या होता है, मेरी एक कज़न थी, उसका भी इशू था। नाम नहीं लूँगी, मैंने ख़ानदान में नाम नहीं अपना रोशन करवाना। तो उस बेचारी का क्या हुआ था कि व्हेन शी वाज बोर्न उसके लंग्स का सरफेक्टेंट कम था, और उसको ना ऑक्सीजन से प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर पा रही थी प्रॉपर्ली। तो फिर क्या हुआ था कि उसका सरफेक्टेंट डेवलप करने के लिए उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था, वेंटिलेटर नहीं इंक्यूबेटर में रखा गया था, और उस इंक्यूबेटर में उसको वूम वाली कंडीशंस दी गई थी ताकि वो उन आर्टिफिशियल कंडीशंस में उसकी बॉडी को एक फॉल्स अलार्म जाए कि यू आर स्टिल इन द वूम, और वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करें। और उसका सरफेक्टेंट प्रोड्यूस हुआ, एंड नाउ माशाल्लाह शी इज़ वेरी हेल्थी एंड नॉर्मल। तो उसका सरफेक्टेंट नहीं था, तो उसके वजह से उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था। लेकिन इसके अंदर कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता, तो परेशान नहीं होना। ये सरफेक्टेंट के बारे में जो कहानी लिखी हुई है ये फेडरल बोर्ड में लिखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल पंजाब में और या किसी और बोर्ड में है। ठीक है, सरफेक्टेंट की लेयर को हम फॉस्फोलिपिड प्रोटीन मिक्सचर कहते हैं। लोअर सरफेस टेंशन होती है इसकी, एंटी माइक्रोबाइडियल एक्टिविटी होती है, कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी होती है। अब इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और दूसरी इम्यूनिटी क्या होती है। यहाँ पर अब मैं आपको ना ये तो गायब करती हूँ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब मैं आपको कहती हूँ अपनी आंखें बंद करें फिर से प्लीज़। तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी, तो उसमें आपने क्या करना है कि अब मैं ना गंदी बच्ची हूँ, मैं खाने खाते वक्त बातें कर रही हूँ, मामा मना कर रही हैं यार लीज़ा प्लीज़ ना करें। मैं कहती हूँ नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं होता, मैं खाना खाते खाते इतनी देर में मैं चोक करती हूँ, और मेरा खाना जो है ना वो मेरे सांस की नाली की तरफ, सांस की नाली आई मीन बाय सांस की नाली आई मीन ट्रेकिया, तो उसकी तरफ मूव कर जाता है। अब ट्रेकिया की तरफ मूव कर रहा है, तो सोचो किस लंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ द फूड है, वो किस लंग में ज़्यादा है कि फूड उस लंग में ट्रांसफ़र हो। तो अब आपको मैं देती हूँ 3 सेकेंड्स। इफ़ यू गाइज नो द आंसर जल्दी से जाओ नीचे कमेंट्स में फटाफट इसका आंसर लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने अक्लमंद लोग मेरे से पढ़ते हैं। जोक से पार्ट, अगर आपको नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, मैं किस लिए हूँ मैं आपको बताऊँगी, तो परेशान नहीं होना।
तो मैंने आपको बताया था कि हमारा राइट लंग बड़ा होता है, बड़ी जगह की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो राइट लंग में मूव कर जाता है। आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम बाकी चीज़ें अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहो और इधर उधर टाइम ना ज़ाया करा करो यार, स्क्रोलिंग ना किया करो, फ़ोन में इंस्टाग्राम ना रखा करो। बहुत शौक है इंस्टाग्राम रखने का, लैपटॉप में रखा करो, कभी कभी उसमें एक्सेस कर लिया करो, वरना छोड़ दो इंस्टाग्राम। क्योंकि इफ़ यू आर स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और टिकटॉक और एनी अदर सोशल मीडिया क्या कहते हैं ऐप, ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा, बाद में डिप्रेशन होगा, और एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। तो अभी से अपना ख्याल रखें, अपनी पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको ख़राब ना करें। और ट्रस्ट मी, जब एडमिशन हो जाएगा ना, अपने पेरेंट्स की आंखों में आंसू देखोगे तो इतनी इन्हें सेटिस्फैक्शन होगी कि आपकी सोच है। तो उनको भी खुश करो, अपने आप को भी खुश करो और मज़े करो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।